साथियों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आज इस चीज़ को समझेंगे और आगे भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग जिस देश का इतिहास, जिस राष्ट्र का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, वो अपने आप में गौरवशाली है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग इस बात पे भी चर्चा कर लें कि क्या हमारे देश का इतिहास वाकई गौरवशाली रहा है और किन अर्थों में ये गौरवशाली कहा जा सकता है। उन बातों पे भी हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन काल से ही भारत एक संपन्न राष्ट्र था। कुछ विशेष कारणों की वजह से इसको अपना जो संपन्नता खोनी पड़ी, उसके पीछे भी कुछ बड़े कारण हैं। लेकिन बौद्धिक संपन्न अगर मैं इस देश को कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। भारत की जो शिक्षा पद्धति रही है हमेशा से इस प्रकार की रही है कि इसने हजारों लाखों ऐसे विद्यार्थियों को प्रेरित किया जिन्होंने बाद में चल कर के अपने चिंतन और मनन से पूरे विश्व को हिला करके रख दिया। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हम लोग आगे चर्चा में लेंगे, लेकिन आज तो सिर्फ हमें ये समझना है क्या हिंदुस्तान की धरती पर कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी वजह से हिंदुस्तान एक विश्व पटल पर अपनी विशेष छवि रखे हुए है। ये बात सत्य है, ये बात पूर्णतया सत्य है, क्योंकि मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये देश योगियों का देश है, ये देश महात्माओं का देश है, ये देश वीरों का देश है और ये देश है ऐसे विद्यार्थियों का जिन्होंने अपने चिंतन के सहारे पूरे विश्व में अपनी विद्वता का डंका बजाया। हालांकि कुछ समस्याएं आई हैं, मैं स्वीकार करता हूँ तहे दिल से इस बात को कि कुछ समस्याएं आई हैं। भारत में नहीं बल्कि भारतवासियों में कुछ समस्याएं आई हैं, क्योंकि चरित्र निर्माण में जो कुछ कमजोरियां रह गई हैं उसके पीछे भी कुछ बड़े कारण हैं। हम हर कारण पे चर्चा करेंगे, बड़ी बारीकी से चर्चा करेंगे। यहाँ एक बात के लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी रहूँगा कि हम लोग जिस भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्रम का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये साहित्य के तौर से, साहित्य के सहारे हम अपने ऐतिहासिक वेब सीरीज़ को आगे लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ क्रम मायने नहीं करता, बल्कि जो मायने करता है वो ये बात है कि हम लोग इस प्राचीन घटनाओं से कितना सीख पा रहे हैं। हिंदुस्तान का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ से कोई विशेष योद्धा ना निकला हो, कोई विशेष योगी ना निकला हो, विशेष महात्मा ना निकला हो, कोई विद्यार्थी ना निकला हो। भरा पड़ा है हिंदुस्तान उन लोगों की हड्डियों से जिन लोगों ने भारत को आज जगत गुरु बनने तक के सफ़र पर आगे की तरफ धकेल दिया है। और भारत जगत गुरु बनेगा, ये बात मैं भी जानता हूँ और आप सब लोग इस बात से शायद सहमत ना हों, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि भारत का इतिहास जो अब तक रहा है वो अपने आप में स्वर्णिम है। हालांकि अभी जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे, जातिवाद, उसका एक विशेष बुराई है। या आप देखेंगे आज समाज में इस प्रकार की समस्याएं कुछ बढ़ गई हैं, लेकिन प्राचीन काल से आप देखेंगे कि इस प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा चर्चित नहीं थी। और अगर हम लोग इन प्रकार की छोटी समस्याओं को, मैं छोटा इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये क्योंकि बहुत माइनर है और व्यक्ति व्यक्ति से इसका संबंध है, इस वजह से वैसे तो अपने आप में एक बृहद प्रॉब्लम है, उस बात को भी हम लोग समझेंगे। तो जैसे जातिवाद की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम प्राचीन काल में अगर देखें एक ऐसा योग, बल्कि संयोग कहें, जिसमें बुद्धि और बल का अतुलित योग था। मैं बात को बीच में रोक करके एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस सीरीज़ पर चर्चा कर रहे हैं वो आवर पास्ट एंड फ्यूचर इसी वजह से कहा है, क्योंकि हम लोग आधुनिक घटनाओं को या भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को अपनी प्राचीन घटनाओं के साथ तालमेल करते हुए ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितने परिवर्तन हमारे सामने नज़र आए हैं और कैसे कैसे उन परिवर्तन का धीरे धीरे असर अपनी आने वाली जनरेशन पर हो सकता है। यहाँ बात हम लोग जिस टॉपिक पर कर रहे हैं वो थी कुछ समस्याएं जिन्होंने भारत को और आगे जाने से रोका। उसमें एक समस्या है जातिवाद।
और एक उदाहरण जिसका इतिहास में हमें नज़र आता है, बुद्धि और बल का योग, संयोग बोलना चाहिए, मैं बार बार इस बात को थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का, जो लोग इतिहास पढ़े हैं उन लोगों को भली भांति ज्ञात होगा कि चाणक्य एक कट्टर ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र परिवार से संबंध रखते थे। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य की और चाणक्य की कहानियों पर मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, मैं तो एक दृष्टिकोण पर चर्चा कर रहा हूँ। जो लोग इस बात को समझ सकते हैं वो विशेष तौर से ध्यान दें। दृष्टिकोण इस प्रकार का कि हम लोग इन बुराइयों को दूर कर सकें। ये बात योग्यता की होनी चाहिए, ना कि किसी और प्रकार की बातों पर बात होनी चाहिए। चाणक्य जैसे एक कट्टर ब्राह्मण को अगर एक किसी शूद्र व्यक्ति में कुछ ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं कि वो व्यक्ति भावी जीवन में होने वाला सम्राट होगा, भविष्य में होने वाले भारत का एक सम्राट होने जा रहा है, तो इस बात से उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखते हुए स्वीकार भी किया और अपनी दृष्टि मात्र से उस व्यक्ति को साथ लिया, और उसके बाद आपने इतिहास पढ़ा ही होगा क्या रिजल्ट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस बात को, ये भी एक विशेष कारण है कि जो प्राचीन काल में उतनी ज़्यादा विषमताएं नहीं मिलती हैं। हालांकि कुछ अपवाद रहे हैं, उस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ उदाहरणों के साथ साथ हम धीरे धीरे चर्चा भी करते रहेंगे। हम लोग इस बात में ना फंसें, हम लोग भूत और भविष्य की तरफ विशेष तौर से नज़र रखें। जैसे एक पिक्चर आपके सामने ये लगी हुई है, आप इस बात पे भी ध्यान दें। इसमें एक व्यक्ति ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है हमेशा जहाँ उसका एक पाँव पास्ट की तरफ, अपने भूत की तरफ, और एक पाँव उसका फ्यूचर की तरफ होता है। दोनों रास्ते जाते हैं। कई बार व्यक्ति एक ऐसे मोड़ पर भी पहुंच जाता है जब उसका ये डिसीज़न कर पाना कि हम लोग भविष्य के लिए क्या कदम उठाएं, ये कमोवेश इस बात पर निर्भर करता है कि हमने पास्ट में क्या किया है और उसके प्रभाव हम लोगों पर क्या पड़े। क्योंकि हम लोग पास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और भविष्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पास्ट भरा होता है हमारी यादों से, पास्ट भरा होता है हमारे उन खट्टे मीठे अनुभवों से जो हमने अपने कर्मों के बाद, ये कर्म फल के तौर पर हमने अर्जित किए हैं। वो अनुभव अच्छे भी हो सकते हैं, वो अनुभव ख़राब भी हो सकते हैं। हालांकि वो जो भी रहे हों, जैसे भी रहे हों, हमेशा भविष्य में हमारे काम आने वाले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा भविष्य, जिसमें अनगिनत हमारी हसरतें, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने और न जाने कौन कौन से महत्वाकांक्षी विचार जो हमारे दिल में संजोए हुए होते हैं, हम उन लोगों को देख रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ एक डैशबोर्ड आपके सामने लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं फ्यूचर आगे की तरफ रास्ता धकेलता है, पास्ट पीछे की तरफ हमें समेटने की कोशिश करता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे हम लोग खड़े होते हैं बड़ी बारीक डोरी से जुड़े हुए, जिसे हम लोग वर्तमान कहते हैं। एक पल के अंतर्गत ही हमारा भविष्य हमारा भूत बन जाता है, और जो बीच का संक्रमण काल है जिसे हम लोग अपना वर्तमान कहते हैं, वो बहुत छोटा सा पार्ट है। अपने अनुभवों के साथ हम लोग इस जीवन के संघर्ष को करते हुए अपने भविष्य की नींव रखते हैं। भविष्य की नींव जिसे मैं कहना चाहता हूँ, जिससे हमारे देश का राष्ट्र निर्माण होगा, उसके निर्माण से पहले हमें यहाँ के निवासियों का चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि चरित्र निर्माण ही है जो हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को और पूरी मानवता को एक ऐसी स्थान पर पहुंचा सकता है जो अपने आप में सिरमौर होता है। और इस चरित्र निर्माण के लिए यहाँ के सभी लोगों को इन शिक्षाप्रद कहानियों को सीखना होगा जो हम पीछे से सीखते आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को ऐसे न जाने दे, इस बात पर विशेष ध्यान दें। इतिहास में उनके जैसा एक कैरेक्टर विशेष तौर से होगा, क्योंकि हम लोग अपने इतिहास से किसी एक भी व्यक्ति को हीरो चुन सकते हैं अपने फील्ड का, क्योंकि इतिहास ने हर प्रकार के व्यक्ति को जन्म दिया है। हमारी संस्कृति ने ऐसे ऐसे लोगों को पाला है जिन्होंने हर फील्ड में अपने अपने काम किए हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो योगी महात्मा, या फिर वो राजा, ऐसा राजा जिसने पूरे विश्व में अपनी धाक जमा करके रखी हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने अपने लाइफ में कुछ ऐसा किया हो जिससे अन्य लोगों के जीवन पर उचित प्रभाव पड़ा हो। ऐसे लोगों से हम लोग सीख सकते हैं। और मैं तो इस बात को कहूँगा कि हम लोग जिन बातों को
सहेजने में सक्षम हुए हैं वो ये है कि हमारे पुराने अनुभव हमारे हमेशा साथ आते हैं। तो हम लोग विशेष तौर से इस सीरीज़ में इसीलिए पास्ट पर ज़्यादा चर्चा करेंगे और भविष्य में होने वाले जो प्रभाव हैं उन पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। एक छोटे से उदाहरण के साथ मुझे एक छोटी कहानी याद आ रही है, मैं उस बात पे विशेष फोकस करूँगा आज। एक बार एक सर्कस चल रहा होता है, उसमें एक जोकर होता है, क्योंकि पहले जो मनोरंजन होता था वो सर्कस में काम करने वाले व्यक्ति हमारा मनोरंजन करते थे। उस सर्कस में काम करने वाले एक जोकर ने एक जोक सुनाया। जो लोग टाइपिंग करते हैं उन्होंने विशेष तौर से इस कहानी को पढ़ा होगा, मर्म मैं समझा देता हूँ। उसने एक हंसी वाला जोक सुनाया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से और सीटियों से गुंजारने लगा। लोग बहुत खुश हुए। थोड़ी देर के बाद उस जोकर ने वही जोक फिर से सुना दिया। तालियां से हॉल दोबारा से गूंजा, सीटियों से हॉल दोबारा से गूंजा। यही स्थिति आगे रही। थोड़ी देर बाद उस जोकर ने पुनः उस जोक को सुना दिया। तालियां इस बार भी थीं, सीटियां इस बार भी थीं, लेकिन वो पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी कम थी। चौथी बार जब उसने इसी घटना को चौथी बार जब उसने उस घटना को दोहराया तो किसी एक दर्शक ने बीच में बोल दिया कि आप इस चुटकुले को क्यों बार बार सुना रहे हैं, अब इस चुटकुले में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ नया सुनाइएगा। जोकर को यही बात सुननी थी। उसने यही बात बोली कि मैं यही बात कहना चाहता था आप लोगों से, आप अपने जीवन में न जाने किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। यहाँ मैंने एक हंसी वाला जोक सुनाया, सभी लोगों ने तालियां और सीटियों से मेरा स्वागत किया और सभी लोग खुश हुए। उस बात को मैंने दोबारा किया, तिबारा किया और चौथी बार किया, और धीरे धीरे आपका जो उत्साह था वो कम होता चला गया। उसने इस बात को इस तरीके से व्याख्या की कि जब हम लोग किसी एक ऐसी चीज़ के लिए जो सेम है, क्योंकि कार्य सेम था, एक ही कार्य के लिए जब हम लोग बार बार खुश नहीं हो सकते तो हम एक ही बात के लिए क्यों बार बार परेशान हो रहे होते हैं। कुछ ऐसी घटना जो लोगों के पास्ट में हुई हों, जो दुखदाई रही हों, मैं उनका दर्द कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन किसी न किसी के पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर रही होंगी जिनसे उनको आज भी आहत होना पड़ता है। तो आवश्यकता नहीं है इस बात की कि वो लोग बार बार उस पुरानी बात को सोच करके दुखी हों। जब हम लोग एक ही बात को लेकर के बार बार खुश नहीं हो सकते तो एक ही बात को लेकर के हम बार बार दुखी हों क्यों, इस बात को तो हमें सोचना ही है। और इसी चीज़ के साथ हम लोग आज का जो प्रस्तावना का जो अवशेष रह गया था उस बात को मैंने आज पूरा कर दिया है, और हम लोग कल से एक उदाहरण के साथ, विशेष उदाहरण के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे और हम अपनी बात को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी एक नए सीरीज़ की और नई थिंकिंग की। आप लोग अपने विचार को ध्यान रखें, क्योंकि हमारी संस्कृति का एक विशेष अंग है जिसे हम लोग बोलते हैं असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। अर्थात हमारी संस्कृति कुछ ये संदेश देती है कि हम लोग असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से उजाले की ओर चलें और मृत्यु से अमृत अर्थात अमृत तत्व की ओर हम लोग चलें। ये संस्कृति कामना करती है। और एक और कामना हमारी जो संस्कृति करती है वो है उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी धरती, ये पूरा समूचा विश्व हमारे परिवार के ही समान है। तो आप लोग इसको अलग ना समझें, क्योंकि मानवतावाद यही सिखाता है हम लोगों को और यही हम लोग सीखते रहते हैं। आप उत्साहित रहें और अपने किसी भी विचार को डूबने ना दें। इसी कामना के साथ मैं आज की ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम लोग इस पे आगे फिर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। जय हिंद।